बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि गौरव सिंह घनेराव को ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है। वो आप हमारे ऑडियंस को बताओ कि उसके पीछे क्या प्रोसेस रहता है, कितनी रातें काली करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती कभी भी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपको मेहनत जी जान से दम लगा के करनी पड़ेगी। तो क्या आपके भी पेरेंट्स ने आपको कभी मारा है? खूब कूटा है। क्या यार ये मम्मी जी ने खूब मारा है। और स्पेशली मार पड़ती थी जब हमारे तो मतलब नहीं देते तो हम उनके दोग लगाने का सिलसिला खत्म नहीं करते थे, लगातार लगाते ही रहते थे। और वो मेहमान भी समझदार थे, लगातार लगा रही हो इन मतलब इनकी इच्छा। आपको पहली बार प्यार कब हुआ आपको सर? स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या मतलब सीधी डायरेक्ट जो है बस अब जो है अब घर वालों ने बोल दिया अब अपन शादी कर लेते? मतलब आपको मतलब बचपन ही जीवन के अंदर कभी आपको प्यार हुआ है? बचपन में तो देखो आपके जीवन का सर ऐसा कौन सा मतलब लाइफ का पार्ट था या टर्निंग पॉइंट था जिससे आपको लगा कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब इसके पीछे कुछ नहीं बचा है? एक दिन मुझे आज भी याद आता है जब मैं फूट के रोया था। क्योंकि तो सर क्या गौरव सिंह घनेराव ने रीट की जब एग्जाम दे रहे थे किसी कोचिंग से तैयारी की थी या सेल्फ स्टडी कर रहे थे उस समय आप? तो सर आपको यूट्यूब चैनल करने का ख्याल कब आया कि यार अब जो है मेरे को यूट्यूब पे भी बच्चों को गाइड करना चाहिए? अभी जैसे 12th फेल मूवी आई थी जो उसका सपोर्ट किया था एज आईपीएस बनने तक। आईपीएस किसी भी व्यक्ति की सफलता उसकी अकेले की नहीं होती। उसके पीछे कई लोगों ने सेक्रीफाइस किया होता है, कई लोगों ने त्याग किया होता है। तो सर हमारे ऑडियंस का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है कि सर गौरव सिंह घनेराव के पास में गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, यूट्यूब से कितनी कमाई करते हैं वो? यूट्यूब से उनके कितने पैसे आते हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं। राजस्थान की शिक्षा के क्रांति के चेहरे, जेजीडी के संस्थापक और 100 से ज्यादा किताबों के लेखक, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ गौरव सिंह घनेराव सर की। एक ऐसा इंसान जिसने खुद कई सारी सरकारी नौकरियां हासिल की लेकिन करोड़ों के ऑफर को ठुकरा करके लाखों विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देने का उन्होंने सपना दिखाया। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ गौरव सिंह घनेराव सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे अपना ही टॉक्स में पधारे। थैंक यू दिनेश जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसी चर्चाएं करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। तो सर मैं ये मानता हूँ कि हर एक सफल इंसान के पीछे उसकी फैमिली होती है। आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि सर आपके फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या करता है? मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा और धर्मपत्नी, 2 बच्चियां हैं, एक सिस्टर है उनकी शादी हो चुकी है और 2 भांजे हैं। तो छोटी सी फैमिली है। और फैमिली फादर साहब के ग्रेनाइट का काम है तो वो अपने काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते हैं अधिकांश, और बाकी मदर का सपोर्ट हमेशा घर पे मिलता रहता है। छोटी सा परिवार है और अच्छा सपोर्ट फैमिली का मिल रहा है। आज जो गौरव सर है, इस सफर से पहले आप क्या करते थे? आपके जीवन का वो शुरुआती दौर कैसा था? मतलब स्टार्टिंग से जब आप 6th क्लास 10th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ मतलब उस समय गौरव सिंह घनेराव कैसे थे? आज से पहले यानी कि मतलब स्कूलिंग लाइफ से या कॉलेज के बाद? मतलब स्कूलिंग लाइफ में गौरव सिंह घनेराव कैसे थे? मतलब शरारती थे या वो चोरी करके मम्मी से पैसे मांग करके लेके जाने वाले थे? मतलब उसके पीछे की क्या कहानी है? स्कूलिंग लाइफ से पहले अभी मैं आपको पहले उस थोड़ा सा इससे पहले वाले प्रश्न का एक और उत्तर देना चाहूंगा कि फैमिली सपोर्ट कैसा रहा। आपने पूछा था, मैंने सिर्फ इंट्रो दिया कि फैमिली में कौन कौन है। फैमिली सपोर्ट की बात करें और आज भी जैसे कि यदि कोई भी आदमी सक्सेस है तो उसके पीछे एक परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और परिवार के सपोर्ट में मतलब मेरे सक्सेस के पीछे और ज्यादा जो मोटिवेशन मुझे मिलता है वो मेरे मदर ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है और उनका मोटिवेशन मेरे जीवन में लाइफ चेंजिंग रहा है। जैसे कि शिवाजी के जीवन में जीजाबाई का रोल रहा है, उसी तरीके से मेरे जीवन में मेरे मदर का रहा। फिर जैसे ही व्यक्ति शादी हो जाती है तो उसकी दूसरा जीवन उसका शुरू हो जाता है। पहला सपोर्ट और हमेशा महत्वपूर्ण जो है वो मेरे माताजी का रहा है। दूसरा कि अब शादी होने के बाद में दूसरा जीवन शुरू होता है तो मैं समझता हूँ वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसको समझने वाली धर्मपत्नी मिले। तो दूसरा सपोर्ट फैमिली का जहां अपन बात करते हैं तो धर्मपत्नी का भी बहुत रहा है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप क्या विचार है आपके, कैसे एग्जीक्यूट होंगे, उसके लिए आपको कितना समय कहाँ देना है। तो उसमें वो पीछे से सपोर्ट आना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सही है। और अब आता हूं मैं दूसरे सवाल पे कि बचपन से लगा के ये तो पहले तो देखो गौरव सिंह घनेराव तो था ही नहीं। फिर जैसे जैसे मतलब मेरा पैतृक गांव है घनेराव। अच्छा। तो मैंने सोचा कि जैसे मतलब
बाई चांस अपने जीवन में कभी अपने से अच्छा काम हो जाए और अपना यदि नाम हो जाए तो कम से कम गांव का नाम जो है वो पहचाना जाए। सही है। कि हाँ अपन कुछ तो मतलब गांव के लिए, पैतृक गांव के लिए यदि अच्छा काम अपने जीवन में अपन करते हैं तो पहचाना जाए। तो फिर गौरव सिंह घाणेराव नाम मैंने कब से यूज किया कि जब कोविड में क्या है कि कविताएं लिखता था, कविताएं और आलेख लिखता था, तो उस समय मतलब थोड़ा नाम में वजन भी होना चाहिए। खाली गौरव सिंह लिखते तो इतना वजन नहीं आता, तो गौरव सिंह घाणेराव नाम में वजन भी आता और पैतृक गांव का नाम साथ में जुड़ गया। फिर जैसे कि पढ़ने की रुचि रही है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रेरणा ली, उन्होंने भी अपने गांव का नाम अपने साथ में जोड़ा, तो फिर मैंने भी ये नाम जोड़ना शुरू किया। तो गौरव सिंह घाणेराव नाम जो है वो तो कोविड के बाद में अस्तित्व में आया। तो मतलब ये सोच समझ के आपकी प्लानिंग थी कि यार मैं भी आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद में जब मेरे भी यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लोग मेरे को इस नाम से जानेंगे, तो इसके पीछे भी प्लानिंग थी? नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं। एक्चुअली कोविड की दूसरी लहर से पहले तक तो यूट्यूब चैनल तो अस्तित्व में था ही नहीं, लेकिन मुझे क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का शौक रहा है। तो मैं कविताएं लिखता था, तो कविताएं काफी सारे पूरे देश की कई सारी अखबारों में और मैगजीन में आती थी। लिखने का शौक? हाँ, लिखने का, तो आलेख भी आते थे। तो उसमें क्या है कि नाम भाई अच्छा लगता है कि हाँ कौन के गौरव सिंह घाणेराव, तो नाम यूं मतलब वजन वाला लगता था, तो इसलिए वो फिर वहां से आ गया। और रही बात बचपन की, तो बचपन तो देखो वैसे शरारत का रहा है लेकिन अनुशासन भी था हमारे बचपन में। मेरे बचपन में काफी अनुशासन था, क्योंकि बचपन में हमारा खेलने का टाइम फिक्स था, पढ़ने का टाइम फिक्स था। हाँ, मैं ज्यादा मतलब ऐसे कहते हैं ना कि होशियार बहुत ज्यादा विद्यार्थी तो नहीं, लेकिन एवरेज विद्यार्थी तो था। लेकिन यह है कि कक्षा में मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई रैंक आ जाती थी, तो उसमें भी क्या है कि घर पे बहुत मेहनत की जाती थी, तो फिर वो आ जाती। उसमें भी 1-2 मतलब मैं एक किस्सा सुनाऊंगा आपको कि मैं था उस समय दूसरी क्लास में, और दूसरी क्लास में क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें अपने मस्त मौला ही रहे शुरू से ही, बचपन में भी हंसी मजाक मस्तियां करते। तो क्या कि मेरे आए 00 नंबर पहले टेस्ट के अंदर। अब वो टीचर ने वगैरह कह दिया बाकी के तो 10 आए, तेरे तो 20 आए। वो दूसरी क्लास के बच्चे को क्या है, खुशी मिलती है, अरे यार मेरे 20 है, प्राउड फील हो गया। अरे हंसते खेलते कूदते कूदते घर पे गए, बाकी के तो 10 आए, मेरे 2 आए। और फिर जो कुटाई हुई है बहुत खतरनाक वाली, तो फिर लास्ट में एनुअल एग्जाम आते आते उस क्लास में फर्स्ट रैंक आई। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीजें चली है बचपन में तो, और जो सफर कब कहाँ ले गया उसका मतलब अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि अपन सोच के कभी भी ये करें कि हम ये करेंगे, तो वो नहीं हो पाता। तो क्या आपके भी पेरेंट्स ने आपको कभी मारा है? खूब कूटा है। क्या यार ये मम्मी जी ने खूब मारा है, और स्पेशली मार पड़ती थी जब मेहमान घर पे आके और फिर वापस जाते थे, क्योंकि मेहमान आते तब तो अपन शेर है, मेहमानों के सामने तो कुछ कह नहीं सकते यार, हमें तो लाज सच बताऊं था, दूसरों का रखा हुआ नाश्ता अपन चट कर जाते, और इसके अलावा और जो घर की पोल होती सब खोल देते, और मम्मी जी आंखें निकालते पीछे से, लेकिन अपने तो उस समय तो शेर है। और जैसे ही मेहमान गए तब वो मम्मी जी के उसमें मतलब पढ़ में क्या दुर्गा आ जाती है। मिंग बाद में वो झाड़ू हाथ में, और हम इधर उधर छुपने की जगह ढूंढते। ये मतलब एक मैंने ऐसे देखा है कि जब मेहमान आते थे, जब मेरे टाइम में आपके टाइम में होते थे, कि मेहमान 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए दे करके जाते थे। उस समय मतलब ये थे कि मना कर दो, मतलब हमारे फैमिली वाले को बोला था कि अगर कोई भी मेहमान आए तो उनसे पैसे नहीं लेने, आप उनको 3 बार मना कर दो। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे थे जो जबरदस्ती जेब में डाल करके जाते थे। तो कभी आपके साथ में पैसे हुआ है जो आते थे? हमारे तो मतलब नहीं देते तो हम उनके दोग लगाने का सिलसिला खत्म नहीं करते थे, लगातार लगाते ही रहते थे। आधी तुम्हारी इसलिए पड़ती थी क्या मना किया हुआ है, और वो मेहमान भी समझदार थे, लगातार लगा रही हो इन मतलब इनकी इच्छा क्या भाई, इन्हें चॉकलेट बिस्कुट तो इन्हें पे चाहिए। तो फिर वो तो देखो सभी बच्चों का लगभग बचपन एक जैसा ही रहा है, मैं मानता हूँ। तो सर आपने बोला कि मेरा पैतृक गाँव जो है घाणेराव है, मतलब घाणेराव से सुमेरपुर और सिटी में आने का क्या मतलब सिलसिला रहा? सुमेरपुर भी हम काफी लेट आए घाणेराव से, मतलब हम मेरे फादर साहब का जहाँ ग्रेनाइट में माइंस के अंदर जॉब थी, तो वहां पे हम मेरा मतलब बचपन की पढ़ाई वहीं पे निकली है पूरी। तो मोकलसर, बाड़मेर का मोकलसर गांव है। अच्छा। तो मेरी मतलब 10th तक की एजुकेशन वहीं से हुई, और हम वहाँ गांव में ही मतलब पले बड़े हैं। मोकलसर से बहुत लगाव है, आज भी बहुत है, बचपन जहाँ गलियों में गुजरा है तो उससे बहुत लगाव रहता है। सुमेरपुर आने के पीछे उद्देश्य हायर एजुकेशन, फिर यहाँ पे घर वगैरह प्लॉट वगैरह लेके और यहाँ घर बना दिया था। तो फिर यहाँ पे क्या कि हायर एजुकेशन के लिए आना पड़ा। हालांकि मैंने मेरी ज़्यादातर जैसे कि एजुकेशन जो की है वो प्राइवेट की है, स्वयं पाठी विद्यार्थी। कुछ
मतलब स्वास्थ्य संबंधी काफी सारे कॉम्प्लिकेशन थे उस समय, और कुछ स्थितियां ऐसी बन गई थी कि मैंने आपको बताऊं कि 6 से 8 दी थी डायरेक्ट, 7th नहीं पढ़ी, अच्छा, और 7th से जंप करके और 10th दी थी, 9th नहीं पढ़ी। मतलब छलांग लगाने का तो हाँ, बचपन से शौक था। हाँ छलांग, मतलब इस स्कूली एजुकेशन में भी मैंने लगाई। और उसके बाद में 11th में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। नौबत ऐसी थी उस समय कि लोगों ने आस छोड़ दी थी कि ये शायद ही बचे। तो काफी सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी उस समय। रोज रात को 1 साल तक मतलब 104 डिग्री बुखार आता था। मम्मी जी रोज रात को ठंडे पानी की पट्टियां रखते थे। तो कंटिन्यू वो सिलसिला 1 सवा साल तक चला। तो मेरे 11th में जो है स्कूल ड्रॉप हो गई। रेगुलर में जहाँ गया वहाँ पे भी स्कूल ड्रॉप हो गई। 11th में मैंने साइंस ली थी, तो साइंस के बाद में फिर वो जैसे तैसे हुई, और फिर वो 1 साल गैप लेना पड़ा। और फिर 12th में आर्ट्स ली मैंने। फिर उसके बाद में थोड़ी सी हेल्थ वगैरह फिर ठीक हुई, और उसके बाद में आगे बढ़े। तो हायर एजुकेशन के लिए ही सिटी में आना पड़ा। बाकी क्योंकि गांव में इतनी उस समय हायर एजुकेशन थी नहीं। हमारे बहुत सारे ऑडियंस का ये कहना है कि सर क्या गौरव सिंह घनेराव भी खेत के काम वगैरह करते हैं, मतलब गांव वगैरह जाते हैं आज भी? गांव में हमारा एक्चुअली खेत है नहीं, तो खेती का काम आज दिन तक कभी करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बागबानी करते हैं। बागबानी का शौक है, वो भी मदर को ज्यादा है। तो मैं तो अब तो इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे कि हाँ पौधे वगैरह, जैसे हमें स्कूल में काफी किया। जब मेरी जॉब लग गई ना, उसके बाद में एक बंजर भूमि थी स्कूल के अंदर, तो उस स्कूल के बंजर भूमि को पूरा सुधरवा के, और वहां पे अब हमने एक बहुत शानदार बगीचा लगा दिया। पेड़ बहुत हाइट में पेड़ हो गए, जो पौधे लगाए थे हमने वो पेड़ में बदल गए। वहां पे फावड़े वगैरह खूब चलाए, बाकी खेती का काम नहीं किया। आपके जीवन का सर ऐसा कौन सा मतलब लाइफ का पार्ट था या टर्निंग पॉइंट था जिससे आपको लगा कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब इसके पीछे कुछ नहीं बचा है? एक दिन मुझे आज भी याद आता है, जब मैं फूट फूट के रोया था। क्योंकि जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मैंने की थी अपनी गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी के लिए एक बार ही दम लगा के तैयारी की थी, और लगभग 1.25 साल तक मैं रोज 15 से 18 घंटे पढ़ता था। वो रीट 2016 वाला एग्जाम था। अच्छा। जब तक वैकेंसी नहीं आई थी तभी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। 1 जनवरी 2015 से शुरू की थी, और एग्जाम हुआ था फरवरी 2016 में। और लोगों ने तो मतलब तैयारी शुरू नहीं की थी, तब से मैंने तो ये चीज शुरू कर ली। लोग कहते पागल है, वैकेंसी नहीं आई अभी से इतना, मतलब 15-15 घंटे उस समय कोई पढ़ता, तो लोग ऐसे ही कहते। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चोटें थी, तैयारी करनी जरूरी भी थी। उस समय बहुत मेहनत की, और ये सोच के की थी कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है। फिर जब वैकेंसी आती है तो हमारी मेरे एसएसटी थी, तो एसएसटी की पोस्ट नहीं आई 2016 में, एक भी पोस्ट नहीं। अच्छा। 0 पोस्ट। हिंदी भी थी, तो थोड़ा सा वहां पे लक फैक्टर काम कर दिया, लेकिन हिंदी की पूरे राजस्थान में सिर्फ 100 पोस्ट आई। काफी सारे उस समय अभी भी सिलेक्शन जिन्होंने उस भर्ती में लिया वो अभी भी सुनेंगे तो उन्हें पता है वो संघर्ष का दौर। वो 100 सीटें आई सिर्फ बाड़मेर से। ठीक है। और उसमें भी क्या हुआ कि उसमें भी 70-30 का रेशियो लागू कर दिया कि आपने रीट में जितने नंबर लाए हैं उसके 70% और आपके ग्रेजुएशन में जितने उसके 30% जुड़ के और फिर मेरिट बनेगी। और मेरे तो ग्रेजुएशन में 50% ही थे, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन रीट में इतनी मेहनत की कि उस समय रीट पात्रता परीक्षा थी, मेरिट लिस्ट नहीं आती थी, लेकिन हमने अपने सोर्सेज से पूरी चीजें निकाली, बहुत सर्वे किए, और उसमें पता चला कि अपन टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन हो जाएगा। उस समय हुआ क्या कि जैसे ही बीए के 30% जोड़ने वाली जो चीज आई, तो कई सारे लोग फर्जी डिग्री बनवा के ग्रेजुएशन की हायर परसेंटेज की और उस मेरिट लिस्ट में घुस गए, और जिसका श्योर सिलेक्शन होना था, जैसे कि मेरा होना था, उसमें हुआ नहीं। मतलब जो बंदा रात दिन करके मेहनत करता था, पूरी मेहनत, मतलब उसका नहीं वार, मतलब लोग जो है फर्जीवाड़े के अंदर फर्जी डिग्रियां लाके और उनका सिलेक्शन हुआ। और जैसे रिजल्ट आया तब पता चला कि अपना सिलेक्शन इसमें हुआ ही नहीं है। और उस समय मतलब मैं ऊपर रूम पे तैयारी करता था, नीचे आके घर वालों को कुछ भी नहीं बताया और मैं फूट फूट के रोया। शादीशुदा था जबकि मैं उस समय शादी हो चुकी थी। हाँ, सुमेरपुर आ गए थे, सुमेरपुर ही तैयारी की, शादी हो चुकी थी और फूट फूट के रोया। मतलब इतना जीवन में कभी मतलब जोर से मैं नहीं रोया हूँगा, क्योंकि जितनी मेहनत अपन ने की है ना उसके अनुसार। और तब जब किसी ने चीटिंग करके और आपको बाहर करवा दिया तो 2-3 घंटे तक मैं मतलब रोया हूँगा। 2-3 दिन तक ये सिलसिला मतलब चलता रहा। फिर घर वालों ने बहुत सारी हिम्मत बंधाई कि जो किस्मत में है वो तो मिलेगा ही। लेकिन मैंने कहा किस्मत में है, लेकिन मैंने उसके लिए मेहनत की है। सही है।
फिर 2-3 दिन बाद में हमने खुद अपने लेवल पे, उस समय ही हम मतलब यूं एक्टिव मैं था उस समय से, अपने लेवल पे सारे सोर्सेज निकाले, हमने कोर्ट केस किए और जो फर्जी लोग थे उन सबको बाहर निकलवा के उसकी रिवाइज लिस्ट निकलवाई और उन्हीं 100 पोस्ट में चयन लिया वापस, अच्छा। बाड़मेर से ही। और वहां पे मैंने काउंसलिंग भी करवाई, मुझे स्कूल भी अलॉट हो गई थी। और फिर उसके बाद में मतलब वो भर्ती फिर से उस पे आ जाता है स्टे, और स्टे आने के बाद में फिर वो 2 साल बाद 2018 में क्लियर होती है। तो 2018 में जब तक दूसरी वैकेंसी और आ गई थी, तो वो दौर था कि जब इतनी मेहनत करने के बाद में भी सब पानी फिर गया, तब लगा कि यार उस समय तो ऐसा लगा कि अब क्या करें, मतलब कुछ नहीं सूझता है ऐसे समय में। तो आपके मम्मी ने आप तो मतलब वो बोला नहीं होगा कि यार अब कुछ नहीं, ये भर्ती नहीं है, इससे आगे भी जो है अपन बस और वही भी है बहुत कि सारे इस हैं। समय फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। मैं यहाँ पे भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि इस दौर से काफी सारे स्टूडेंट गुजरते हैं, जब उन्होंने अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी होती, लेकिन फिर भी परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते। तो उस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है ना, वो फैमिली की होती है, क्योंकि दुनिया तो वैसे ही काट खाने को दौड़ती है। यदि उस समय फैमिली सपोर्ट करे ना, तो वह व्यक्ति अपने सपनों को फिर से जी सकता है, मेहनत कर सकता है और अचीव कर सकता है। उस समय मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे फिर से वो हिम्मत मिली कि मेरे साथ में वो रोए नहीं, और उन्होंने हिम्मत दी कि तेरे अंदर क्षमता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी में हो जाएगा, हारने से क्या होगा, लड़ना पड़ेगा। और मैं लड़ा, और लड़ने का परिणाम है कि आप सब देख रहे हैं। सही। तो सर क्या गौरव सिंह घनेराव ने रीट की जब एग्जाम दे रहे थे तब कहीं तो किसी कोचिंग से तैयारी की थी या सेल्फ स्टडी कर रहे थे उस समय आप? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की। हमारे वहाँ पे एक लोकल कोचिंग थी जो मतलब 50-100 स्टूडेंट, कोई मतलब सुमेरपुर के अंदर ही, तो वो कोई इतनी कोई हाईफाई कोचिंग नहीं थी। तो उसमें भी क्या है कि मैं जाता था, तो मैंने 2 महीने गया और उसके बाद में मेरी पकड़ अच्छी थी उस पे जीके पे, तो मैं खुद वहाँ पे पढ़ाने लग गया था। तो मैं जीके और साइकोलॉजी पढ़ाता था वहाँ, और वहीं से मेरी स्किल्स भी काफी सारी डेवलप हुई। तो ऐसी कोई बड़ी जैसे कोचिंगों के नाम सुनते हैं अपन, या मैंने कहीं से भी ना, तो मैंने ऑनलाइन तो उस समय इतना था ही नहीं, थे कुछ बड़ी कोचिंग प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन कभी भी ऑनलाइन तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का एनरोल नहीं मिलूंगा मैं। और ऑफलाइन भी कभी शहर से बाहर गए नहीं, तो ऑफलाइन भी ज्यादातर जो मेरी प्रिपरेशन हुई है वो सेल्फ स्टडी हुई है। तो सर आपको यूट्यूब चैनल करने का ख्याल कब आया कि यार अब जो है मेरे को यूट्यूब पे भी बच्चों को गाइड करना चाहिए? देखो, मैंने बताया आपको जैसे कि रीट में है ना, मैं क्योंकि इसकी जैसे कोई सिलेक्शन वाली होती है, जैसे मेंस है, तो उनकी तो क्या है कि मेरिट लिस्टें आती है, तो पता चल जाता है कि कौन सी किसकी रैंक है। मेरे समय में क्या था कि प्री का ही रिजल्ट था, और उसी के आधार पे मेरिट बननी थी 70-30 के रेशियो से। तो उसमें कोई ऐसी लिस्टें नहीं आई थी। तो हमने क्या है कि हमने खुद ने अपने सोर्सेस लगा के पूरा सर्वे किया, छान मारा पूरा ही, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया, और हमने पता चला मेरा लगभग उसमें कोई 5वीं-6ठी रैंक उस समय सामने आ रही थी, क्योंकि वो और कोई नंबर वाले इतने मिल नहीं रहे थे, सब जगह से पता कर लिया था। तो और ये भी सबको पता था, क्योंकि वो लिस्ट है ना पूरी सोशल मीडिया पे घूम रही थी कि ये है रीट के टॉपर सारे के सारे। तो सोशल मीडिया पे कुछ कुछ जैसे वो फर्जी लिस्ट भी तो आती थी। नहीं, उस समय इतना फर्जी वाला वो नहीं चलता था। फर्जी आएगी, मान लो कि मेरा नंबर फर्जी है, तो मेरे पास वाला कह देगा कि इसके तो इतने है ही नहीं। अगर मैं बताऊंगा ही नहीं कि मेरे भाई 125 नंबर आ रहे हैं, 84% है, तो पास वाला कहेगा कि इसके तो नहीं है। तो वो जो जेन्युइन थी एक तरीके से, क्योंकि उसमें हर क्षेत्र के लोग थे, चूरू के भी थे, अपने सीकर के भी थे, काफी सारे थे बच्चे, तो सबने एक दूसरे को वेरीफाई कर रखा था, क्रॉस वेरीफाई हो चुके। जैसे आज के टाइम में जैसे 10th और 12th का जब एग्जाम होता है तो बच्चा 10 बजे से लेके सुबह की 6 बजे तक, जैसे अगले दिन जैसे एग्जाम होने वाला है, तो वो व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर देखता है कि यार किसी दोस्त ने मेरे को पेपर भेज दिया, तो वो उसको ऐसा लगता है कि यही पेपर छपेगा आज एग्जाम के अंदर। और ऐसे रूमर्स काफी सारे चलते हैं, इनमें तो बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जैसे कि वो लिस्ट लोगों को सबको पता थी, तो सबको पता है कि ये 2016 वाली भर्ती के टॉपर थे। तो जिनको पता चल जाता, नंबर मिल जाते, वो मुझे कॉल करते थे कि सर कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से, क्यों लोकल तो आसपास तो जानते थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे भी उस समय जानने लगे थे। तो जैसे ही वैकेंसी आती, तो 2018 के बाद में, जैसे 2018 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, तो उसके बाद में काफी सारे कॉल आते, और वो दौर ऐसा था कि मैंने जितने एग्जाम दिए वो सब निकले थे। नेट भी निकला उस समय, आरएस मेंस भी मैं दे के आया था, तो जितने एग्जाम थे सारे निकले। तो सब जगह वो था कि हाँ भाई ये पढ़ने वाला बंदा है। तो लोगों के कॉल आते थे। तो हम स्कूल में बैठे थे एक बार ऐसे ही, तो मेरे साथ में जो साथी है राम निवास जी, वो मेरे साथ पोस्टिंग के समय से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो हम बैठे थे, तो फोन आते, तो ऐसे ही बैठे बैठे फिर स्टाफ साथियों ने, इन्होंने ही कहा सर ऐसे आप मतलब एक एक को कितना समझाओगे, आप ऐसे करो ना, एक यूट्यूब चैनल बना दो और उसके ऊपर आप अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करके भेज दो।
तो मेरे दिमाग में मतलब मेरा दिमाग ऐसा है कि कोई चीज अगर दिमाग में आई है तो उसे कल करने के बजाय आज ही आज करनी कर लो, है, सही है। और करनी इस तरीके से कि फिर पीछे नहीं हटना है। यदि किसी चीज को या तो शुरू मत करो, और शुरू कर दी तो अप एंड डाउन नहीं देखना है, फिर आगे ही बढ़ना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो अपने पास मोबाइल है, अपने चलते हैं आज घर, और आज ही मैगी बनाते हैं इसको। अच्छा, मतलब जो स्टार्टिंग है वो मतलब फोन से ही हुई है सीधे, मतलब वो डायरेक्ट स्टूडियो से नहीं हुई है? बस फोन से ही, और मतलब घर पे सोफा था, ऐसे ही हम बैठे, और मैं कहा रामनिवास जी ऐसा है कि आप मेरे को पूछना, आज भी वो वीडियो है अपने जीजीडी चैनल पे, आप मेरे को ये चीज पूछ लेना जो बच्चे पूछते हैं, और मैं जवाब दे दूंगा। और एक और हमारे सर थे, उनको मोबाइल पकड़ाया, अब उसमें देखना वो मोबाइल हिल भी रहा है, वो पता चल रहा है। अब क्योंकि लंबी बातें चल रही है, मोबाइल हाथ में पकड़ के आदमी कितनी देर वीडियो लेगा, वो हाथ दर्द करना आ गया उनका। तो वो वहीं से मतलब शुरू करके, और पहला वीडियो मैंने डाल दिया। अब पहला वीडियो डाला तो ठीक है, ठीक ठाक रेस्पॉन्स था, और मतलब वो दिमाग में था ही नहीं कि इस पे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। मेरे को तो सिर्फ अपनी तैयारी अपने कैसे की थी वो बताना था बच्चों को, और वो डाल दिया। अब रेस्पॉन्स की कोई नहीं थी। फिर बैठे बैठे दिमाग में आ गया, अपन ने यार जिस तरीके से पढ़ा है कि मैं क्या शॉर्ट ट्रिक्स है वगैरह, खूब सारी चीजें याद, मेरे को याद रहती थी चीजें लंबे समय तक। तो मैं कि इसको क्या है, मैं पढ़ा के 1-2 क्लास डाल देता हूँ। तो फिर वो पेपर लिया, एक कागज लिया, स्केच लाए, पेन, हाथ में मोबाइल पकड़ के, और ऐसे लिखते लिखते वीडियो बना के 2-4 वीडियो ऐसे डाले, वो भी ठीक ठाक चले। फिर उसके बाद में फिर लगा कि हाँ आगे जाना चाहिए, तो छोटा सा बोर्ड लाया 3x4 का, एक रूम में सेट किया। कभी लाइट इधर से लगा रहे, व्हाइट बोर्ड, क्या कभी लाइट इधर से लगा रहे, कभी इधर से लगा रहे। ये मेरे साथ जो नरसा मेरे पुराने साथी है, ये पीछे लाइट पकड़ के बैठे थे, हम लेके आए बाइक पे, लाइटें लाए, फिर लगाया उसको। उस समय किसी को देखा नहीं कि ये यूट्यूब चैनल चल रहा है या वो चल रहा है, इसकी तरह करे। सोशल मीडिया का थोड़ा कम था, नहीं थे, तो कि उसकी तरह करे वो वाला दिमाग में नहीं था। बस ये था कि अपने आइडिया जो है वो बाहर जाने चाहिए। तो सर उस समय आपको कब लगा कि यार अब जो है मेरे को एकदम डिजिटली स्टूडियो लगा देना चाहिए पूरा? तो वो मेरा स्टूडियो का सेटअप है ना, मैंने घर पे ही जैसे वो 3x4 का पहला बोर्ड लगाया। अब वो जैसे कि उसमें भी क्या होता कि बहुत उसको मिटाना फिर लिखना, और मोबाइल में क्लिप क्या है बार बार कट होती। वो आधे घंटे की मैं क्लास देता था, उसके पीछे 8 घंटे की मेहनत होती थी। अच्छा, पहले तो वो पूरा मैटर तैयार करना, उसके बाद में वो वापस पढ़ाना, फिर वापस कट, फिर वापस खुद ही एडिटिंग, थंबनेल भी खुद, सब कुछ काम। तो 8 घंटे की मेहनत के बाद में आधे घंटे की क्लास आउटपुट जाती थी। लेकिन जुनून ऐसा था कि उस समय वो आलस ही नहीं आता, बस स्कूल से आए और सीधा क्लास रिकॉर्ड, हाँ सीधा रिकॉर्ड करने, और बस वही जुनून चलता रहता। अब ऐसी, और फिर रेस्पॉन्स मिलने लगा, अच्छा वैकेंसी आई रीट की पीछे, तो शानदार रेस्पॉन्स, पढ़ाने की स्किल्स बच्चों को पसंद आ गई, क्या हाँ ये अलग है, और याद हो रही है चीजें, और जो एग्जाम में चीजें बन रही है उसके अनुसार है। तो फिर जो है सिलसिला चल पड़ा, और धीरे 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 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे। 7 महीने लगे। 1 लाख सब्सक्राइबर तक मैंने सिर्फ मार्कर वाले बोर्ड पे पढ़ाया। अच्छा, छोटे बोर्ड से बड़े बोर्ड पे शिफ्ट कर गए हम। 3x4 के बोर्ड से 4x6 का बोर्ड ले लिया मैंने, लेकिन है वही, लेकिन मार्कर वाला ही, व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किया। हाँ व्हाइट बोर्ड, उसमें स्याही भर रहे हैं मार्कर में, फिर बंद कर रहे हैं, फिर वो लग रहा है टाइम तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने जुनून था। सही है। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद फिर डिजिटल बोर्ड लिया। फिर उसके बाद में कि अब तो जरूरत पड़ रही है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है इसके बिना अपन नहीं बता पा रहे। सही। फिर डिजिटल सेटअप करवाया, जैसे बच्चों को पीडीएफ देना, उनको डायग्राम वगैरह शो अप करना, तो काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो है, तो उनमें भी क्या होता है कि कई सारे जैसे इमेज लगानी है पीछे। अब जैसे कि अपन कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जिनके अंदर ग्राफिक्स का यूज करना है, इमेज आएगी, मैप आएगा, तब वो जो है व्यवस्थित उसका आउटपुट आ पाएगा उस क्लास का, तब वो जरूरत महसूस होने लगी। और उस समय मतलब रेस्पॉन्स भी अच्छा था, अपन को पता है कि अपन जो खर्चा डाल रहे हैं वो खर्चा निकल भी जाएगा। तो वो है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, जैसे नई शुरुआत कर रहे हैं तो पहले खर्चा करेंगे कि पहले डिजिटल बोर्ड लगाया है, सब कुछ संसाधन, अब लोन लेके, और एक बार तो मतलब वो 5-7 लाख रुपए लगा देंगे। अब वो चैनल ग्रोथ नहीं करता है, तो उनके दिमाग में क्या रहता है, खर्चा लग गया, आउटपुट वापस लेना ही दिमाग में रहता है, तो वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते, ईएमआई आ रही है, क्योंकि टेंशन रहती दिमाग में। मेरे मामले वो था नहीं, मैं तो मतलब जितना मान लो कि उससे निकल पाता था उतना ही उसमें लगाता था वापस। आउटपुट लेने का कोई था नहीं, सरकारी नौकरी, तनख्वाह आ रही है बढ़िया, पहचान बन रही है अपनी, क्या समस्या है। सही। तो सर आपके जीवन में एक दोस्त की क्या भूमिका रहती है? दोस्त मेरे नजरों में वो है कि जिसे किसी भी चीज को समझाने की जरूरत नहीं पड़े, जिसको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़े ना, वो दोस्त है। क्योंकि जीवन में अपने ने ना परिचित तो खूब है, लेकिन मित्र कम है। सही है।
मित्र वही है जो मतलब बिना बताए चीज को समझ ले। अपन कभी गुस्से में है तो उसे कुछ कहते हैं, वो बुरा नहीं माने। अपन खुशी में है, अपन खुद बहुत ज्यादा कहीं कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पे उसको अपने को टोकना चाहिए तो वो आके टोकेगा कि ये ज्यादा हो रहा है। मेरे जीवन में ऐसे 2-3 मित्र ही है जो हर समय मेरे साथ रहते हैं। और दोस्त वो है कि जिनके साथ आप बाहर निकले तो आपके परिवार पीछे चिंता नहीं करे, सही क्या वो इसके साथ है तो बस कि कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे जीवन में जैसे कि एक तो नरेंद्र सिंह की भाटी है, नरसा, जो हम एग्जाम देने गए थे रीट का, यार जो हमने नरसा तब से साथ है, जब रीट का एग्जाम देने गए थे, बाड़मेर सेंटर आया था तब से साथ में ही है। तो इनका सेंटर अलग स्कूल में, मेरा अलग, और चयनित भी उसी में हुए। फिर 2018 में पोस्टिंग हो गई रामनिवास जी की मेरी स्कूल के अंदर ही। फिर वहां से वो दोस्ती बाइंडिंग होगी। और साथ में नीलेश जी सर है। ये 2-3 मित्र इतने मतलब क्लोज है, घनिष्ठ है कि ये मेरे जीवन की हर एक बात जानते हैं, समझते हैं और ये मुझे समझते हैं। मेन चीज मेरे लिए ये जरूरी है कि मुझे इन्हें किसी भी चीज की सफाई नहीं देनी पड़ती, ये समझते हैं इस चीज को। तो सर आज के टाइम में मतलब ये हो गया है कि अगर कोई बंदा या अगर कोई टीचर अगर कोई कोचिंग ओपन करता है तो वो पढ़ाता कम है और वो उसकी ब्रांडिंग ज्यादा करता है। इसके पीछे आपका क्या ख्याल रहता है? मैंने वही बताया ना आपको कि क्या होता है कि कोचिंग ओपन की या एक घर पे स्टूडियो सेटअप किया है, उसके पीछे लगता है खर्चा। अब वो खर्चा कैसे निकलेगा कि स्टूडेंट देखने तो लग गए, अब देखने लगे तो फटाफट से इनसे उगाई की जाए। नहीं निकालेंगे पैसे अगर तो वो लगे हैं, वो कहां से आएंगे? और हर व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता क्योंकि हर व्यक्ति सक्षम भी नहीं है। तो इस ब्रांडिंग के पीछे एक तो देखो मार्केट चलता ही इस तरीके से, ठीक है, कि आप कुछ चीज बताएंगे, आपको देख रहे हैं लोग, तो आप कुछ भी चीज बताएंगे तब आपको आउटपुट मिलेगा और आप उस आउटपुट को वापस लगा के और भी दे सकते हैं। एक तो थ्योरी ये है, सही है, और एक थ्योरी क्या यार, अपना पैसा लगा है वो भी तो निकालना है वापस, सही है, तो वो भी होती है। तो दोनों चीजें हैं। लेकिन मैं ना किसी भी चीज को गलत नहीं मानता, क्योंकि कई जने जैसे कहते हैं कि मैं क्या है कि निःशुल्क पढ़ाता हूँ, पूरी तरीके से पेड कोर्स नहीं है। तो कई जने कहते हैं कि आप एक दिन कोचिंग बंद कराओगे। मैं कहता हूँ मैं इस उद्देश्य से आया ही नहीं। सही है, अब मेरा ये उद्देश्य है ही नहीं, और कोचिंग बंद करवाना कोई बड़ी उपलब्धि थोड़ी है। सही है, कोचिंग चल रही है क्योंकि विद्यार्थियों को जरूरत है, ये भी जरूरत है किसी की, और अपन बंद करवा के किसी की जरूरत को रोकने वाले कौन होते हैं? क्या कोचिंग चलाने में मेहनत नहीं लगती? क्या कोचिंग चलाने में पैसा नहीं लगता? क्या कोचिंग वाले बिना कुछ किए पैसा लेते हैं? नहीं। तो ये तो अपनी सोच गलत है। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूं यानी कि सभी फ्री पढ़ाएंगे। हर कोई इतना सक्षम भी नहीं हो पाता। तो मेरे फ्री पढ़ाने के पीछे ये सोच कभी नहीं रही कि मैं कोचिंग बंद कराऊंगा या हर कोई मुझसे ही पढ़ेगा। नहीं, जरूरत है बच्चों को तो बच्चे पढ़ेंगे, और जो जैसी मेहनत कर रहा है उसके अनुसार वो फीस लेते हैं। तो कहाँ समस्या मेरे हिसाब से नहीं है। तो सर आपने जब व्हाइट बोर्ड से अब 10 लाख के स्टूडेंट होने वाले हैं आपके, मतलब 1 मिलियन अब आपके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है? जब आपने एज ए व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किया तब आपको लगा कि यार मेरे भी चैनल पर कभी 1 मिलियन होगा? हकीकत मुझे तो अभी भी नहीं लगता है क्योंकि उस सोच को लेके नहीं चले। जब मैंने शुरू किया तो मतलब ठीक है, मैं मेरी मस्ती से पढ़ाता था, मेरे घर वालों को भी नहीं लगता था कि मैं कहता था अपने 1 लाख हो जाएंगे एक दिन सब्सक्राइबर, तो मम्मी जी कहते हैं कि कोई नहीं देखेंगे क्या तो मैं कि एक दिन अपने 1 लाख होंगे, एक दिन अपन भी मतलब ऐसे यूट्यूब पे देखते हैं ना बहुत बड़े बड़े टीचर जो मतलब ऐसे बॉडीगार्ड वगैरह लेके, मैं भी मम्मी जी एक दिन जाऊंगा ना, मेरे भी आसपास 2 बॉडीगार्ड ऐसे घूमेंगे, बाउंसर घूमेंगे। मतलब सपने बड़े थे, स्टार्टिंग से सपने बड़े थे कि सोच अच्छी है बेटा, पैर जमीन पे रहना चाहिए तो मैं कि वो तो है, देखो मेहनत कर रहे हैं, मैं क्यों होंगे, इसमें क्या है। तो फिर धीरे धीरे 1 लाख हुए, तब उनको लगा कि वास्तव में ये जो करता है तो मतलब कह रहा है तो उसके पीछे मेहनत तो करेगा। ये सभी जानते हैं, मेरे से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जानता है कि यदि मैं कोई चीज शुरू कर रहा हूं ना तो उसके पीछे मैं मेहनत करूंगा। उसका आउटपुट आए नहीं आए मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने चीज शुरू की है तो मैं अपनी तरफ से 100% मेहनत उसके पीछे करूंगा। तो जब मैंने शुरू किया तो मैं कभी ये थ्योरी लेकर नहीं चला कि मुझे 1 मिलियन तक जाना है या ये करना है। यदि मैं वो थ्योरी लेके जाता तो मेरा दिमाग वहीं रहता। मेरे पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये था, मैंने जैसे पढ़ा है, जिस तरीकों से पढ़ा है, और मेरे लिए सिलेक्शन लेना मतलब कितना आसान हो गया, तो वैसा ही प्लेटफॉर्म बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए। सही है, वो इन तरीकों को जानने चाहिए। तो मैं हर रोज इनोवेशन करता चला गया, बच्चे जुड़ते चले गए, और आज सफर यहाँ से यहाँ तक आया है। तो ये बच्चों का प्रेम। अभी जैसे आज के टाइम में क्या होगा ना, हर दिन मतलब नई कोचिंग खुल रही है, यूट्यूब चैनल बन रहा है,
लेकिन बच्चों को एक वो सही प्लेसमेंट नहीं मिलता, मतलब उनको एज ए फैमिली, मतलब जो फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट कैसे करता है ना, उनको ट्रीट नहीं करता। लेकिन इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि जो इतने बड़े चैनल बन रहे हैं तो उनको एज ए अपने ब्रदर सिस्टर, और वो उसके पीछे की मेहनत होती है, रिसर्च होती है। तो उस रिसर्च और बच्चों का प्यार की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो वहां तक इस स्टेज पे पहुंचता है। तो आप इसके पीछे क्या कहना चाहोगे कि यार बच्चे को सही डायरेक्शन देना सही होता है, या मतलब एज ए पढ़ाई कराना, या उसको एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट करना? देखो, बच्चा किसी भी टीचर से जुड़ रहा है या बच्चा किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है, तो एक बार तो वो जुड़ता है पढ़ने के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे उसका अटैचमेंट इतना हो जाता है कि वो अपने आप को एक परिवार का हिस्सा मानता है। बच्चे का अटैचमेंट इतना होता है, वो हर चीज मानता है जो टीचर कह रहे हैं, वो फॉलो करने लगता है। तो उसके बाद में क्या होता है, बच्चे अटैच इतने हो जाते हैं कि आप उसे कुछ भी कहोगे तो वो उसे सही मानेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना रोल मॉडल मान चुका होता है। पहली शुरुआत तो हो जाती है, बच्चा जुड़ता कब है? कंटेंट आपने अच्छा दिया है, मेहनत करके दिया है, लेकिन वो जुड़ा कब रहता है? जब आप उसके अच्छे बुरे वक्त में हर समय एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और आप उसे सही रास्ता बताते हैं। उसे सही रास्ता आप बता रहे हैं तो बच्चा समझदार है, वो समझता है कि कहाँ पे सर अपना हित देख रहे हैं, कहाँ पे हमारा हित देख रहे हैं। और बच्चा उन्हीं से ज्यादातर जुड़ा रहता है, अंतर्मन से जुड़ता है, लगाव से जुड़ता है, जब ये समझ जाता है कि ये गुरुजी जो है ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं, तब वो प्लेटफॉर्म बड़ा बन पाता है। बिल्कुल सर, हमें भी लगता है, क्योंकि हम जब हमारी कोर टीम ने जब आपके चैनल पर जब रिसर्च की थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर अगर कुछ भी डालेंगे ना मतलब यूट्यूब पर, तो उस पे 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख मतलब एज ए व्यू आ जाते हैं। मतलब एज ए 24 घंटे 48 घंटे के अंदर 5-5 लाख व्यू आ जाते हैं। बाकी वाले कोचिंग वाले मतलब अगर 2 घंटे की भी क्लास डालेंगे ना, तो उनका 10,000 भी मतलब जो है व्यू नहीं आते। इसके पीछे आप क्या बोलना चाहोगे? ये अटैचमेंट है, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, मान लीजिए 10-15 हजार 20 हजार सब्सक्राइबर तक बढ़ा, तो एक सोच हो जाती है कि हाँ बच्चे अब हमें देख रहे हैं, अब जुड़े हुए हैं, अब अपने प्रोडक्ट कैसे बाहर आ सकते हैं। और एक दूसरी चीज होती है कि एक सफर शुरू हुआ है 0 सब्सक्राइबर से लेके, जिस व्यक्ति की पहचान कुछ नहीं थी ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में, कोई बड़ी कोचिंग में पढ़ाया हुआ नहीं, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने पढ़ाना शुरू किया तो मतलब फिर पीछे नहीं देखा है जैसे। तो फिर बच्चे जानते हैं कि ये मतलब जहां से शुरू किया 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, 2 लाख हुए, तब तक मान लीजिए वो वॉच कर रहे थे, 5 लाख हुए और अब 10 लाख होने वाले, तब तक भी यदि पेड कोर्स की बात तक नहीं की है और इतने सारे बैच बढ़ा दिए, इतने सारे सिलेक्शन दे दिए, उसके बाद भी फ्री कोर्स चल रहा है, तो यानी कि दिखती बात है कि कहीं ना कहीं भावनाएं और उद्देश्य क्लियर है। तो बच्चों को पता है कि इनका इंटेंशन क्लियर है, इसलिए वो जुड़े रहते हैं। और अपन कभी मतलब मेरे चैनल से मुझे याद भी नहीं आता कि मैंने कभी किसी की बुराई की हो या कभी किसी के लिए ऐसा कहा हो कि नहीं हाँ वो सही नहीं कर रहा, उनको मत देखो या ये वो। सबसे ज्यादा बच्चों को ये चीज दिल में लगती है कि यार सर ने आज दिन तक इतने मतलब क्लासें लिए, इतने मोटिवेशनल गाइडेंस दिए, तो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोला। मतलब आज के टाइम में क्या होता है ना कि अगर मान लो किसी का चैनल नहीं चल रहा है, मतलब उसको फेम चाहिए, मतलब उसको जो है लोगों के सामने दिखना है बार बार, तो वो क्या करता है कि या तो अभी जैसे मान लो कोई पॉलिटिशियन मान लो, कोई एजुकेशन में मान लो, या कोई छोटे से छोटा अगर कोई यूट्यूबर मान लो, तो वो कंट्रोवर्सी चालू कर देता है। वो कंट्रोवर्सी कभी मतलब उसके अभी जैसे मान लो कि कोई बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है ना, तो वो उसको भी टारगेट करता है। उसको पता है कि उसके पेज की रीच अभी अच्छी है और वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो उसके बारे में भी मतलब जो है 2 चीज नेगेटिव बोल देगा, और वो उसको भी नेगेटिव बोल देगा जो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब कंट्रोवर्सी के पीछे ऐसा क्या, मतलब कोई आपने भी कभी किसी के साथ में कंट्रोवर्सी की है, या ये लोग क्यों करते हैं कंट्रोवर्सी? मेरी तरफ से तो किसी के साथ में कंट्रोवर्सी हुई नहीं। हाँ, लोग फिरोजा के जैसा एक तरफा प्यार जरूर करते होंगे कभी। एक वीरमदेव वाली कहानी है, जालोर के राजकुमार थे वीरमदेव, अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा उनसे एक तरफा प्रेम करती थी। वीरमदेव ने कभी रेस्पॉन्स नहीं किया, फिर बाद में फिरोजा ने आत्महत्या कर ली थी। बाकी कंट्रोवर्सी का ऐसा होता है कि मतलब आजकल मार्केट में क्या है, पॉजिटिव चीज से ज्यादा नेगेटिव चीजों को देखना ज्यादा पसंद किया जाता है। नकारात्मक चीजें जल्दी वायरल होती है। तो एक थ्योरी तो वो रहती है, दूसरी ये रहती है कि जो बराबरी नहीं कर सकता वो बुराई कर लेता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको समायोजन बोला जाता है। अच्छा, कि किसी भी तरीके से अपने जो है मतलब एक संतुष्टि मिल जाए, वो चीज होती है। तो ऐसे मतलब यदि कोई होता भी है, तो मैंने तो आज दिन तक मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी चीज से नुकसान पहुंचाया हो। यदि मैं कुछ भी कार्य किया है तो किसी न किसी का हित ही हुआ है।
फिर भी यदि किसी को लगता है ऐसा, तो उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, जरा सा नाम होने दो। वाह, क्या बात है सर। मतलब आपके लाइफ में पहला मैसेज कब आया स्टूडेंट का कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया? मतलब आप उसके पीछे क्या देखते थे? आप अपने कोचिंग की ब्रांडिंग या उस स्टूडेंट की सफलता? स्टूडेंट की सफलता, जो मैसेज आता है ना, वो खुशी जो अपने को मिलती है, अपने ने पढ़ाया है और स्टूडेंट अपने को कह रहा है कि सर आपके पढ़ाए हुए में से मेरा सिलेक्शन और हो गया, वो भी फ्री में, मतलब पेड कोर्स के साथ नहीं। और वो जो फीलिंग होती है ना, वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। वो मतलब पैसों से उसकी तुलना नहीं की। वो मान लीजिए उसके भावनाओं का जो उसने लिख के भेजा है, उसका हमने स्क्रीनशॉट स्टेटस लगा भी दिया, लेकिन वो भी छोटा है उसके आगे। सही। वो बता ही नहीं जा सकती कि वो एज अ टीचर क्या खुशी मिलती है। हालांकि हमने किया क्या है, हमने उसने उसकी मेहनत किया, हमने मार्गदर्शन दिया है, डायरेक्शन दी है कि पढ़ना इस तरीके से, पढ़ना ये है, लेकिन पढ़ेगा कौन? घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, घोड़ा पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये उसकी तत्परता पे निर्भर है। सही। तो काम उन्होंने किया है, लेकिन मैं खुद भी ये मानता हूं कि बच्चों के अंदर बहुत बड़प्पन होता है, जो ये हम शिक्षकों को अपना सफलता का क्रेडिट देते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। अरे नहीं, सिलेक्शन आपकी खुद की मेहनत की वजह से हुआ है, लेकिन हमारा सौभाग्य देखिए कि बच्चे हमें उस चीज का भी क्रेडिट देते हैं, क्योंकि यदि हमारी मेहनत देखे तो हमारा तो मार्गदर्शन है, पढ़ा उसने है, हाँ जरूर बताया जरूर मैंने है, लेकिन जब ये ऐसे मैसेज आते हैं ना, कई सारे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो बच्चे मिलते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं, मतलब बच्चे, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली बच्चे हैं नहीं, मेरे से ज्यादा उम्र के मिलते हैं सब, लोग आसपास के देखते हैं, मोटिवेशन मिलता है उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग आसपास के देखते हैं, अरे यार वो कौन है, मतलब वो तो क्या छोटो कोई आदमी कोई तो उम्र में भी नहीं लगे क्या, वही क्या 22-25 साल रो और क्या इन धोख लगा रहा है। तो मतलब फिर लगता है कि वास्तव में अपन ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। और ये जो मैसेज अभी भी आते हैं कई सारे, हालांकि मैं तो है ना अपने नंबर ही नहीं देता हूँ कई बार, क्योंकि नंबर देने के बाद में क्या है कि बच्चे सारे के सारे भावनाओं से जुड़े हुए, मतलब वो फिर नंबर दे दिए तो मुझे मतलब उस कॉल से ही फ्री नहीं होने देंगे, तो मैं बाकी बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं नंबर दे दूं तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे मैसेज और बहुत सारी भावनाएं मुझ तक आएगी। कई बच्चों की यही शिकायत रहती है कि सर आप नंबर ही नहीं देते, हम कैसे बताएं, कमेंट आते हैं फिर उनके कि हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम कैसे बताएं। मैं मान लीजिए किसी ट्रेनिंग में गया तो लगभग काफी सारी स्कूल ऐसी है जहाँ पे अपने से पढ़े हुए स्टूडेंट अभी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि अभी अच्छी वैकेंसियां पूरी हुई, ग्रेड 3 की हुई है, 2nd ग्रेड की हुई है, तो उनमें 1st ग्रेड की हुई है, काफी सारे बच्चे लगे हैं। तो जब मैं मान लीजिए कि मैं खुद भी जॉब में हूँ, तो कहीं ट्रेनिंग आती है तो वहाँ ट्रेनिंग में जाता हूँ, तब वहाँ जो नए पोस्टेड बच्चे होते हैं वो पहचान लेते हैं और फिर वो आके दोग लगाते हैं और स्टाफ में, और फिर वो बताते ना, तब वो वास्तव में उस एक्सप्रेशन को बताया नहीं जा सकता। मतलब अभी जैसे मान लो आपकी फैमिली कहीं शादी में जा रही है, वहां पर आपके जो है मतलब जो सिलेक्टेड स्टूडेंट या जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी मिल जाती है, तो आपके फैमिली को ऐसे नहीं लगता कि यार अब तो बड़ा आदमी बन गया है? ये चलती रहती चीजें, क्योंकि मिलती ही है। हम माता जी के दर्शन करने गए तो वहां पे भी मिलेंगे, तो हालांकि फैमिली खुश होती है इससे कि कुछ ना कुछ अपन ने अच्छा किया है तभी। तो उस समय जब वो बच्चे आते हैं तो फिर वो मैं समय उनको देता हूँ कि अब ये मिले हैं, तो फैमिली क्या है कि फिर वो थोड़ी सी साइड में अपने शॉपिंग करनी होती है, या उनको पता है कि अब ये आधा घंटा गया कम से कम, क्योंकि 1-2 बच्चे मिले तो और भी आ जाते फिर देख के, तो फिर क्या अब ये इसके गया, तो फिर वो उनका काम कर लेते हैं जितने में मैं उनसे मुलाकात हो जाती है। क्योंकि बच्चों की है ना भावनाएं बहुत सारी होती है, वो बताना चाहते हैं और बताना चाहते हुए भी बता नहीं पाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ जैसे बच्चे मिलते हैं ना, तो मैं नोट करता हूँ उनके शरीर में कंपन होता है एक अजीब सा, उनकी आवाज में कंपन होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़े हैं, उनका भी मिलने का सोचा नहीं, और एकदम से अपन मिलते हैं तो उनकी भावनाएं, मतलब वो खुद भी जो है बताना चाहते हैं वो बता नहीं पाते। सही। आज सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा बोलता है वही ट्रेंड करता है, लेकिन आपने चुप रहने का रास्ता क्यों बनाया? मतलब आप भी तो सामने वाले को जवाब दे सकते हैं कि भाई मेरे बारे में ऐसा क्या बोल रहा है, यूं नहीं, तो आपने चुप रहने का रास्ता क्यों चुना? मौन सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, यानी कि इन लाखों बच्चों के लिए, और जिस भावना से काम कर रहे हैं, उसके बाद में आपको कोई कुछ भी कहे और उसका जवाब आपको ही देना पड़ रहा है, तो फिर आपने काम किया ही क्या है? सही।
और जब जहां पे जो कोई भी कैसे भी बात कर ले तो ये जीजीडी की पूरी आर्मी है, मतलब एक तरीके से जीजीडियंस कहता हूं मैं इनको, और जीजीडियंस की पूरी फौज है, ये मोर्चा खोल देती है। मेरे को जवाब देना ही नहीं पड़ता और ये खुद उसका जवाब दे देते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है कि किस उद्देश्य से काम किया जा रहा है। काम क्या किया जा रहा है वो मायने नहीं रखता, काम किस उद्देश्य से किया जा रहा है तो ये बच्चे समझते हैं, इन भावनाओं को समझते हैं। सही कि हाँ इसके पीछे इंटेंशन क्या है, तो वो खुद ही जवाब दे देते हैं। और कहते हैं ना कि वो दर्द देंगे सिसकियां देंगे, तुम कागज वो कैंचियां देंगे। वो दर्द देंगे सिसकियां देंगे, तुम कागज वो कैंचियां देंगे। और आज जुगनुओं ने शराब पी ली है जनाब, अब ये जम के सूरज को गालियां देंगे। सही है, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप अच्छे का उद्देश्य से काम कर रहे हैं और अपने काम में आगे बढ़ते चले जाइए, कहाँ पे समस्या है। कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? मतलब के स्टूडेंट को झूठ बोल के जाल में फंसा करके वो एडमिशन करा लेते हैं। देखो, इसका कोचिंग इंडस्ट्री में एडमिशन का तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की भी ऑफलाइन कभी कोचिंग है नहीं, या मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग करूंगा या मैं पेड कोर्स में एनरोलमेंट लूंगा, या ऐसा तो मेरा इंटेंशन है ही नहीं। लेकिन मैं ऑनलाइन दुनिया से जुड़ा हूँ, तो इसमें जो एक झूठ नजर आता है जिसका हम भी कई बार इस्तेमाल करते हैं दबा के, वो ये है कि हूबहू छपेगा, थंबनेल पे लिख लेते हैं 100% आएगा। अब 100% यदि 50 प्रश्न की क्लास ले रहे हैं उसमें से 100% ही आना है, तो ऐसी 4 क्लास काफी है। मतलब पेपर में छपने वाले प्रश्न, मतलब वो थंबनेल पर ऐसा ऐसा मतलब ये चीज होती है, ये कैसे, ये मतलब इससे मैं भी अछूता नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो मैं मतलब मेरी एक चीज ये रहती है, बच्चों को पसंद आती है कि सर क्या क्या करते हैं। मैं यदि मतलब मान लो 7-8 घंटे की मैराथन भी दे रहा हूँ, तो मैं बच्चों को कह के देता हूँ कि इस मैराथन का मतलब कुछ भी नहीं है, मैं दे रहा किस लिए हूँ, क्योंकि तुम देखना ही ये चाहते हो। सही है। अभी मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल 30-40 मिनट की क्लास लूंगा इस दौर में कि 1 महीना रहा एग्जाम का, आप देखोगे नहीं। और मैं 4 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, बढ़िया तरीके से देख रहे हो तुम, तो मैं दे रहा इसलिए हूँ क्योंकि तुम देखना चाहते हो, लेकिन वास्तव में पढ़ना है। तो इस मैराथन से क्या पढ़ रहे हो? मैं 4 घंटे में आपको 200 सवाल कराऊंगा, जितने में 4 घंटे में आप 1000 सवाल पढ़ सकते हो। सही है। तो फायदा तो उसमें होगा आपको। तो ये चीज है कि मतलब थंबनेल पे लिखी हुई सारी बातें सच नहीं होती, यही सबसे बड़ा झूठ है। अगर कल आपका मान लो कि YouTube बंद हो जाए तो जीजीडी सर्वाइव कैसे करेगी? वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन जैसे YouTube मान लीजिए बंद भी हो गया, तो बच्चे इतने दिल से जुड़े हुए हैं कि ये ढूंढते हुए फिर सुमेर को पहुंचाएंगे। फिर ऑनलाइन की मतलब वो नहीं रहेगा जरिया। तो मैं चाहता हूं कि ईश्वर इतना सक्षम जरूर कर दे कि ऐसी सिचुएशन में भी मैं निशुल्क पढ़ा पाऊं। यदि ऑफलाइन भी मुझे पढ़ाना पड़े तो मैं निशुल्क पढ़ा पाऊं, क्योंकि यदि मेरी मुहिम में चेंज आता है, यदि मेरे उद्देश्यों में चेंज आता है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो बस इतना सक्षम जरूर हो जाए तो ठीक है। बाकी अल्टरनेट हमने तैयार कर रखे हैं। जीजीडी की अभी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हुई है, तो यूट्यूब बंद हो भी जाता है तो डिपेंडेंसी सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है। सही है। वेबसाइट के जरिए भी हम फ्री कोर्स चला सकते हैं। मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि फ्री कोर्स चलने चाहिए बच्चों के लिए। पेड कोर्स में भले ही बच्चे पढ़े, अपने यहाँ पे वे भी बच्चे पढ़ते हैं जो पेड कोर्स ले रखे हैं, लेकिन वहां से पढ़ने के बाद में भी यहाँ से भी पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यहाँ से पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो वो भी यहाँ से पढ़ते हैं। बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि गौरव सिंह घनेराव को ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है। इसके पीछे मतलब ओवरनाइट सक्सेस एक्चुअल में होती क्या है, वो आप हमारे ऑडियंस को बताओ कि उसके पीछे क्या प्रोसेस रहता है, कितनी रातें काली करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो आप अगर आप 10 साल मेहनत करते हो तो वो 10 साल में से एक दिन ऐसा आता है कि वो 10 साल को पूरा कवर करता है। उसको अपन जो ओवरनाइट सक्सेस की डेफिनेशन देते हैं। ओवरनाइट सक्सेस नाम का कोई चीज नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को क्लास में भी कहता हूँ, वायरल होने के पीछे काम मत करो, बल्कि वैल्यूएबल होने के पीछे काम करो। सही है। वायरल आज हुआ है, 4 दिन पूछा जाएगा, उसके बाद में कोई नहीं पूछेगा। कई सारे अपन ने देखे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत लोग वायरल हुए, लोग भूल गए। लेकिन आपने वैल्यू पे काम किया है तो आप लंबे समय तक पूछे जाएंगे। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती कुछ भी। अब जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मतलब हाँ अच्छा पढ़ा रहा था, ये चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसके पीछे बेस मजबूत किया है। बेस मजबूत करने का काम है कि मैंने जो 1 जनवरी 2015 से रीट की तैयारी शुरू की, उस समय में जितने एग्जाम आए सारे के सारे एग्जाम निकाले, तो वो एक बैकग्राउंड बन गया, एक बेस बन गया। उसके बाद में कोविड की लहर आई, तो कोविड में भी मैंने चैनल नहीं बनाया था, लेकिन कोविड में मैंने क्या काम किया, कोविड में मैंने कविताएं लिखी, आर्टिकल लिखे, और वो इतनी बढ़िया तरीके से पब्लिश हुए और अच्छे नामी अखबारों के अंदर, मैगजीन्स के अंदर।
तो वो एक वहां से मतलब बेस बन चुका था। उसके बाद में मैं आया जैसे कि यूट्यूब पे, और फिर मेहनत अपनी थी, तो पीछे इतनी सारी मेहनत होती है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और फिर बात करूं वही चीज कि स्टूडियो ऐसा जिसके अंदर 8-8 घंटे की मतलब पसीना यहाँ से आ रहा है। ऊपर छत पे था स्टूडियो, और स्टूडियो के ऊपर भी मतलब चद्दरें थी, पतरे कहते हैं जिसको, वो चद्दरें कितनी गर्म होती है गर्मी में। सही है। लेकिन क्लास ब्रेक नहीं होने दी, क्लास कंटिन्यू चल रही है, एफर्ट ब्रेक नहीं होने दिया, सही। पूरी तरीके से जान लगा के। तो वो चीज है, अपने कामों को कभी प्राथमिकता नहीं दी और इन चीजों को प्राथमिकता दी, तो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती कभी भी। किसी भी व्यक्ति को सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं मिल सकता, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको मेहनत जी जान से दम लगा के करनी पड़ेगी। अगर सर आपको 18 साल वाले वर्जन को एक सलाह देनी होगी तो आप क्या दोगे? क्या आप जब 18 साल के थे और आज आप जिस एज में हो, मतलब आप एज ए ऑडियंस को क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, मैं 18 साल का था ना, तब मैंने कमाना शुरू कर दिया था। मतलब मैं 18 साल, मैंने टीचर बनने से पहले बहुत सारे काम किए। मैंने फोटोग्राफी की है, वीडियोग्राफी की है, 70 से 80 शादियां करवाई है। अच्छा। फोटोशॉप की दुकान थी मेरी, गेम जोन था मेरा। तो जब मेरे कॉलेज चल रही थी, उस दरमियान तो मैंने ये सारी चीजें कर ली थी। मतलब मैं उस समय भी 15 से 18 हजार रुपए कमाता था 18 साल की एज में। हाँ, उस समय से ही मतलब कमाई चालू थी। तो मेन चीज क्या है, अभी युवाओं के अंदर भटकाव का दौर बहुत ज्यादा है। अभी युवा जो है नशे और अपराध के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। उसका कारण है इंस्टाग्राम की रील्स। मैं कहता हूं आप रील्स देखो, जम के देखो, दबा के देखो, लेकिन देखना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, आप 18 साल के हो रहे हैं, आपको मताधिकार मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये चीज अच्छे से जानते हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा, आपको ये भेद पता चल जाना चाहिए कि आपको देखना क्या है और आपको करना क्या है। क्योंकि आप जो देखते हैं उसी का अनुसरण करने लगते हैं। तो आप उन व्यक्तित्वों को देखें, उन लोगों को देखें जिन्होंने समाज में अच्छा संदेश दिया है, न कि समाज में सिर्फ डेकोरम स्थापित किया है। डेकोरम नहीं, वैल्यू होनी बहुत जरूरी है, और वैल्यू के लिए यदि काम किया जाए तो फिर आपको वायरल होने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। सही। तो सर क्या आपको भी डर लगता है कि यार मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट मेरे से भी आगे निकल जाएंगे? ये तो डर से ज्यादा खुशी की बात है, मैं समझता हूँ। और गुरु से चेला हमेशा आगे ही जाता है, ये तो अपन देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो और काफी सारे स्टूडेंट, और मैं मतलब ये समझता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट मानते हैं कि हाँ सर है, लेकिन स्टूडेंट एक्चुअली एक टीचर से ज्यादा जानते हैं चीजें। सही है। क्योंकि हम किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ रखा है उसको, ये बात है कि हमारी मतलब उसके अंदर हम उसमें पारंगत हो रखे हैं, लेकिन हम उसे पढ़ा रहे हैं तो फिर हर क्लास के पीछे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हम उसको पढ़ के गए, लेकिन बच्चे बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, वो 10 जगहों से पढ़ के आया हुआ होता है, देखता रहता है। और एक टीचर के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ही ये है कि वो टीचर से आगे निकल जाए। ये सबसे बड़ी उसके लिए खुशी की बात है। तो ये डर नहीं, ये तो खुशी की बात है। अभी जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो RS IAS नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने विद्यार्थियों को RS और IAS बना देते हैं। तो इसके पीछे ये बहुत वास्तव में अच्छा सवाल है। एक टीचर, एक शिक्षक और सड़क का काम है कि वहीं पे रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में उनके जो शिष्य होते हैं वो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई IAS है, वो IAS मतलब बनना चाह रहा है कोई व्यक्ति, तो वो IAS से ही पढ़ेगा, जरूरी नहीं है। टीचर हर व्यक्ति को बना सकता है, हर व्यक्ति को बनाने के पीछे गुरु ही होता है। तो वो तो देखो, गुरु की भूमिका यही है, वो वहीं पे रहता है और शिष्य आगे निकल जाते हैं। अगर आपके पास में 6 महीने हो और सब कुछ जीरो से शुरू करना चाहते हो, तो आप GGD को दोबारा कैसे बनाओगे 6 महीनों में? बन जाएगा, क्योंकि मैंने जीरो से ही शुरू किया है। तो मुझे इस बात का कभी कोई डर रहा ही नहीं कि मान लीजिए कभी ये हो गया वो हो गया। अब तो बच्चे इतने मतलब जुड़े हुए हैं, इतना अटैचमेंट है कि यदि मैं 2-3 दिन भी कोई वीडियो नहीं बनाऊं ना, तो कमेंट आने लग जाते हैं, सर ठीक हो, कम से कम ये बता दो कि आप ठीक हो या नहीं हो, कुछ ऐसा वैसा अनहोनी तो नहीं हुई। मतलब ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन बाद क्लास ले लेना, लेकिन आप एक बार कम से कम ये बता दो, मैसेज डाल के बता दो या ये क्या हाँ सब व्यवस्थित है। तो मतलब जीरो क्या, मतलब 6 महीने तो बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि वापस 1 से 2 महीने में ही ये GGD आर्मी है, ये बहुत ज्यादा इनके अंदर अटैचमेंट है, बहुत अपनापन है खूब। जो कमेंट मेरे चैनल पे यदि कोई कमेंट पढ़े ना,
तब उन्हें रियलाइज होगा कि वास्तव में ये इतना अपनापन कैसे है यहाँ। तो ये मेरे बनाने का काम नहीं है, ये वापस खड़ा कर देंगे, ये जीजेडी आर्मी कर देगी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट हुई हो और अगर वो जीरो से खड़ी करती है तो वो जीरो से नहीं मतलब शुरू होती है, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस और गलतियों से वो वापस स्टार्ट कर देगा जीरो से। मतलब वो जीरो है जो होता ही नहीं, जीरो का आगे फिर वो 1 लग जाएगा, 10% से स्टार्ट करना है। वो वहीं से शुरू करेगा जहां से उसने मतलब बहुत सारी चीजें सीख रखी है और वो अपने अनुभव से शुरू करेगा। सही है, सीधी बात है। आजकल मोटिवेशन कंटेंट बहुत है, क्या मोटिवेशन विद्यार्थी को ज्यादा नुकसान कर रहा है या फायदा दे रहा है, मतलब यदि मोटिवेट कर रहा है? यदि मोटिवेशन की बात करें तो मैं समझता हूँ बाहरी मोटिवेशन आपको कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। ये कुछ समय तक जरूर रहेगा कि हाँ किसी समय अपन मतलब कोई मोटिवेशनल सेमिनार सुन के आए हैं, ज्वाइन करके आए हैं, तो अपने अंदर एक बार फील होगी कि हाँ बहुत ऊर्जा है अपने अंदर, लेकिन वो मोटिवेशन तब तक ही टिक पाएगा जब आपके अंदर से वो चीजें आएगी। सही है। आपका असल मोटिवेशन है वो अपने पेरेंट्स के सपने हैं, उनको देखिए। आप अपनी किताबों को मोटिवेशन बनाएं, आप अपनी परिस्थितियों को मोटिवेशन बनाएं, आपने किन हालातों को फेस किया है उसको मोटिवेशन बनाना है। आपको किसी को जवाब देना है तो उसको मोटिवेशन बनाना होगा। आपके ऊपर उठाए हुए हर सवाल का यदि जवाब देने का अंदर जुनून है, जज्बा है, जिद है, तो फिर आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। आप उसके प्रति दिन रात लगे रहेंगे। और बाहरी मोटिवेशन तो 1-2 दिन ही रहता है, भीतर का अंदर का जो मोटिवेशन होता है वो आपको सफलता तक ले जाता है। अभी जैसे आप जैसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखोगे ना, जैसे उनको रिजेक्शन मिले तो उन्होंने उस रिजेक्शन को ऐसा मोटिवेट मतलब किया है अपने आप को, मतलब उन्होंने लोगों को बोल के नहीं करके दिखाया। और आज मेरे को लगता है कि बहुत सारे जैसे रतन टाटा जी हो गए, बिरला जी हो गए, मतलब उनके अंदर एक वो रिजेक्शन था तो उस वजह से वो आज उस स्टेज पे पहुंच पाए। तो उसके पीछे मतलब रिजेक्शन या मोटिवेशन, अंदरूनी मोटिवेशन बहुत मतलब जो है जरूरी होता है। रिजेक्शन आपको कार्य करने की शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। मैं गवर्नमेंट जॉब में जाने की भी मैंने सोची नहीं थी। अच्छा, कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा कभी, मास्टर क्या बनना है, यूं ही लाग तो बी टाइम क्या सरकारी नौकरी लगती नहीं है, पहली बात तो ये। और मास्टर क्या बनना है, मेरे तो खुद के घर से एक उदाहरण था, मेरी सिस्टर मेरे से पहले चयनित हो चुकी 2012 वाली वैकेंसी में। अच्छा। तो फिर मदर मेरे मोटिवेट करते हैं कि जब सिलेक्शन होता ही नहीं तो ये कैसे लगी। तो फिर दिमाग में आता है कि मास्टर क्या बनना है, एक छवि बन गई थी। मास्टर बन के क्या कर लेंगे अपन बिजनेस करेंगे, अपन कोई बड़ी कंपनी ऐसी स्थापित करेंगे या ऐसा करेंगे। फिर मैं बीएड जैसे करने गया तो बीएड में क्या है कि हम वहां पे पढ़ते पढ़ते, साथ में स्कूल भी थी वहाँ जालोर में, तो वहां से क्या है कि वो मैं पढ़ाने लग गया हिंदी, और हिंदी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हमने। जब वहाँ के बच्चों का रिजल्ट आया तो वहाँ के जो मेरे हिंदी पढ़ाए हुए बच्चे थे 3-4 ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। तो कॉन्फिडेंस अंदर बहुत था कि अपने मेरिट दे सकते हैं। सुमेरपुर आए, तो सुमेरपुर आके जो है फिर मैंने इसे प्राइवेट संस्था के अंदर सोचा कि यहाँ पे पढ़ा लेते हैं। वहां गए, वहां इंटरव्यू देने के लिए, तो उसने मतलब मैंने कहा कि मुझे एक डेमो दिलवा दो आप, तो जो भी है देख लेंगे, बच्चे निर्णय कर लेंगे। तो उन्होंने देखा मेरे डॉक्यूमेंट, तो ग्रेजुएशन 50% से हो रखी थी। कि नहीं हमारी संस्था के अनुसार तो ये डिग्री आपकी सही नहीं है। मैं कि ऐसा है, आपके यहाँ पे जो बंदा पढ़ा रहा है एक उससे डेमो दिलवाओ, एक मेरे से दिलवाओ, बच्चे जो कहेंगे वो मान लेंगे। तो नहीं, ये हमारी रेपुटेशन के खिलाफ है, हम आपको अंदर भेज ही नहीं सकते, हमारी तो मतलब रेपुटेशन डाउन होती है। उस दिन से एक सौगंध खा ली थी कि आज दिन के बाद प्राइवेट जॉब तो करूंगा ही नहीं करूंगा मैं, भले कैसी जॉब आए प्राइवेट नहीं करूंगा। अब तो मैं इनको गवर्नमेंट जॉब ही लेके दिखाऊंगा। तो वो जवाब देना था मुझे, वो मोटिवेशन मुझे मिला रिजेक्शन से कि मुझे जवाब देना है, इनको जवाब देना है कि तुम नौकरी नहीं देते हो तो सही है, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी नौकरी की, मैं खुद अपने काबिलियत के दम पे लूंगा। और फिर वहां से लगा कि अब तो अपने भैया कुछ नहीं है। एक हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, अंग्रेजी भी आती हो ढंग से, तो सोचे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है कहीं पढ़ा के गुजारा कर लेंगे। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के बेटा अपने तो कोई जीवन आगे है ही नहीं, लोग ठोकरों में उड़ा देंगे, फुटबॉल बना देंगे। फिर वहां से जो है एक अंदर ले ली थी कि भाई अब करना तो यही है। लोग कहते हैं ना 18 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता। मैं है कि कहीं से आपके एक ठोकर नहीं उड़ी है। जब आपको रिजेक्शन मिल गया और ठोकर उड़ गई ना, तो 18 घंटे भी आपको कम लगेंगे। और मैं पढ़ा हूं इसलिए मैं जानता हूं। तो ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं से आपको रिजेक्ट भी होना जरूरी है, तब आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचान सकते हो कि आपके अंदर कितना साहस है। आपको पहली बार प्यार कब हुआ आपको सर? स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या मतलब सीधी डायरेक्ट जो है
बस अब जो है अब घर वालों ने बोल दिया अब अपन शादी कर लेते हैं। मतलब आपका मतलब बचपन ही जीवन के अंदर कभी भी आपको प्यार हुआ है? बचपन में तो देखो खाने पीने की चीजों से ही प्यार होता था। बाकी यार मेले वेले में कहीं चले जाओ तो वही चीजें अच्छी लगती थी। और वास्तविक जो प्रेम है, प्यार है, वो तो लाइफ पार्टनर से ही है। और हकीकत प्रेम के मायने भी वही है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से कितना प्रेम करते हैं, सही है। वही आपके जीवन की साथ संगिनी है, साथी है, और वो आपके घर को लेकर चल रही है। तो अपने प्रेम का जो नजरिया है वो अपना यदि व्यवस्थित है बिल्कुल। और आजकल क्योंकि इस चीज में बहुत सारा भटकाव का दौर है, बहुत सारे लोग अपने जीवन को खराब कर लेते हैं इन चीजों में। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी भी देखते हैं, कि वास्तविक प्रेम यदि करना है ना तो अपने लक्ष्य से करो, अपनी किताबों से करो, और फिर बाद में आपकी जीवन संगिनी तो आपके जीवन में कईयों के है और कईयों के आएगी। तो वहां पे आप मतलब उस चीज को जो अनुभव आप करेंगे, क्योंकि वो जो प्रेम होता है ना वो बहुत पाक साफ प्रेम होता है। वो आपको, आपके परिवार को पालता है, पोसता है, आगे लेकर जाता है। तो वो बहुत मायने रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार जो है, प्रेम जो है, मतलब मेरे मेरे दिमाग से ये है कि अगर प्यार और प्रेम को अगर आप सही तरीके से यूज करते हो ना तो वो बहुत आगे तक लेके जाते। अभी जैसे 12th फेल मूवी आई थी जो उसका सपोर्ट किया था एज ए आईपीएस बनने तक का, जैसे मनोज कुमार को जैसे आईपीएस बनाने तक का सफर था। जैसे अभी मनोज कुमार जी ने जैसे बीच में बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर बोला था कि मेरे आईपीएस बनने की जर्नी के पीछे जो थी वो मेरे वाइफ का या जो मेरे जो वो प्यार का मतलब जो हाथ था। किसी भी व्यक्ति की सफलता उसके अकेले की नहीं होती, उसके पीछे कई लोगों ने सेक्रीफाइस किया होता है, कई लोगों ने त्याग किया होता है। प्रेम वास्तविक क्या है? प्रेम सिर्फ विपरीत लिंगी आकर्षण नहीं है। प्रेम है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, उन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसके पीछे क्या सपोर्ट है। सही। मेरी शादी हुई, मैं आप लोगों को बताऊं, 6 दिसंबर 2014 को, और मैंने अपनी तैयारी शुरू की है 1 जनवरी 2015 से। नई नई शादी है। अच्छा। 1 महीना भी नहीं हुआ था शादी को। हम कहीं घूमने नहीं गए, कहीं भी ऐसी बस जो देवताओं के जाते हैं वो गए। और उस समय से मैं आपको बता रहा हूँ 18 घंटे मैंने पढ़ाई शुरू की है। शादी हुई जरूर है लेकिन वैवाहिक जीवन को जिया नहीं है। मैं ऊपर कमरे में अपना अलग पूरा ही किताबें और वहीं पे पूरा वही एक तरीके से वो मेरा मतलब यूं समझ लो कि एक एकांत था। उसके अंदर तैयारी करना, यदि मैं समझता हूँ कोई दूसरी जीवन संगिनी मिली होती तो इतना सेक्रीफाइस नहीं कर पाती और मैं इतनी तैयारी भी नहीं कर पाता। सही है। लेकिन एक सपोर्ट वहां से भी मिला, उन्होंने समझा इस चीज को कि आज ये मेहनत कर रहे हैं तो ये मेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं, ये हमारे भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज को सपोर्ट किया। मैं उस समय है ना इतना पढ़ने के प्रति जुनूनी और पागल था कि मैं खाना भूल जाता था। 5-5 7-7 दिन तक मैं नहाता नहीं था। मैं नहाने में समय व्यर्थ होता है और खाना भूल जाता था तो मुझे लिक्विड फॉर्म में चीजें बना के दी जाती थी कि कम से कम ये तो पी लेंगे, वो चीजें। और वो जुनून इसलिए वही जवाब देना था तो वो वाली। और इस चीज में जो सपोर्ट किया ना वो होती है असली प्रेम की डेफिनेशन। कि वहां पे उन्होंने भी इस चीज को समझा कि हाँ इन्हें मैं सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरे लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं, ये हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। ये चीज है प्रेम की असली डेफिनेशन की क्या प्रेम होता है। आप जो चीज चाहते हैं उसे बिना कुछ कहे यदि आपका लाइफ पार्टनर समझता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इसको नेगेटिव में ज्यादा लेकर के जाते हैं। 80% जो है वो ये चीज समझते नहीं है, उनको एज ए अट्रैक्शन चाहिए, डिस्ट्रैक्शन चाहिए। 20% जो लोग होते हैं वो एक्चुअल में प्रेम की सच्ची डेफिनेशन जो होती है कि भाई यार मेरे पार्टनर को सपोर्ट करना है। आज मेरा पार्टनर यहाँ पर है तो कल मैं उसको वहां पर देखना चाहता हूँ। काबिलियत है लेकिन वो उसको एज ए अंदर से मोटिवेट करना। गौरव सिंह घनेराव का ड्रीम्स क्या है, मतलब मोटिव क्या है, सपना क्या है उसके? मेरा सपना जो है उसको एक्चुअली मैं जी रहा हूँ अभी। या सिर्फ पैसा है? मतलब गौरव सिंह घनेराव का एक्चुअल में सपना क्या है? पैसा, गाड़ी, बंगला, या फिर एक ऐसा सपना जो एज ए समाज को प्रेरित करे? पैसा, गाड़ी, बंगला ये शौक हो सकते हैं, ये सपना नहीं हो सकता क्योंकि ये क्षणिक है। पैसा, गाड़ी, बंगला कई लोगों के पास में है लेकिन उनके पास में इतनी संतुष्टि नहीं होती। सपना वो है जो हजारों लाखों लोगों के घर में
रोजगार के दीपक जलाएं। ये तब संभव हो सकता है जब मैं मतलब जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ाता चला जाऊंगा। मेरा सपना यह है कि हर स्कूल में, राजस्थान की हर स्कूल में, हर कार्यालय में, हर विभाग के अंदर अपना एक विद्यार्थी हो और वो विद्यार्थी इस सोच से काम करे कि आगे वो 4 लोगों की हेल्प करे और ये एक चैन बने जहां पे जरूरतमंद व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन पिएगा कौन ये डिपेंड सिर्फ धनाढ्य या पैसे वाले लोग नहीं कर सकते। सही है। शिक्षा पे सिर्फ सक्षम का अधिकार नहीं है, हर व्यक्ति का अधिकार हो, हर व्यक्ति की रीच हो। यही मेरा सपना है कि मतलब एक चैन बन जाए। मैं अकेला इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरी सोच पहुंच सकती है। सही है। तो ये सोच मतलब गौरव सिंह घनेराव अभी एक नाम है, एक व्यक्तित्व है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एक सोच बने जो आगे जाकर लाखों विद्यार्थियों के घरों में एक चिराग रोशन करें। गौरव सिंह घनेराव का शादी के पहले का जीवन और शादी के बाद का जीवन में आप क्या डिफरेंस मानते हो कि यार घर में लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी का आने से ऐसा ऐसा मेरे साथ में यार अचानक से कुछ चीजें होने लग गई, मतलब इसके पीछे आप क्या डेफिनेशन मानते हो? मतलब किसी के घर में लक्ष्मी आने से एक्चुअल में भाग्य खुलता है? बिल्कुल, आप उसे किस तरीके से अपनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे लक्ष्मी का आपने कहा, मेरे 2 बेटियां हैं और बेटियां कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन है। लोग कई बार क्या है 2 बातें करते हैं। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि बेटियां लक्ष्मी है और एक तरफ उसी लक्ष्मी के जन्म होने पे दुख प्रकट करते हैं। तो ये समाज का दोगलापन है, ये दोगला रूप है। मेरे एक बेटी हुई और जब दूसरी बेटी होने वाली थी तब से तब से लोगों के मतलब लोग ये कहते अरे एक तो बेटी है, अब लो ये बेटा हो जाए। मैं उन्हें यही कहता था, एक बेटी है, दूसरी भी बेटी हो गई तो आपके क्या जाएगा। मैं पालने में सक्षम हूं, वो उसका भाग्य खुद लेकर आएगी। सही है। और मतलब मैं खुद मान लूं कि मैं पाल लूंगा और उसका भाग्य वो खुद लेकर आती है। अगर ये दोनों चीजें अपन मान लें, एक्सेप्ट कर लें, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। भाई बेटी के जन्म पे जो आज सबसे बड़ी चिंता जो है ना, वो ये है कि उसे पालकर बड़ा करना। मतलब बहुत सारे अपन ऐसे कृत्य देखते हैं समाज के अंदर जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं और अपराध करते हैं उनके साथ में जो कुकर्म जैसी घटनाएं करते हैं। कौन करते हैं? बेटे करते हैं, किसी न किसी के तो बेटे हुए। हमें संस्कार अच्छे देने की जरूरत है कि वो ऐसी घटनाएं नहीं करें। हमें ऐसे बेटों को जन्म देने की जरूरत है जो बेटी के जन्म पे हमें डर महसूस नहीं हो। यदि हमने बेटे को जन्म में दिया और वो ऐसी घटनाएं कर रहा है किसी के साथ में जाके, तो बेटे पे अपन नाज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये चीजें लोगों के अंदर क्या है, दोगलापन बहुत ज्यादा होता है। इस मामले में तो मैं काफी सारी चीजें देखता हूँ। और जो भी मन कहे मैंने यूं ही कहा कि बेटियारा बाप लांठा है थे, होश मत करो। अभी जैसे हमारे पहले एपिसोड के अंदर अभी प्रेम सिंह राजपुरोहित सर आए थे। अच्छा। उनके भी बच्ची है। मतलब आप ये मान लो कि 16 साल बाद में उनके एक लड़का हुआ है जिसका नाम अभी विवेक है। मतलब मैंने सर से यही क्वेश्चन पूछा कि यार सर आपको कभी मतलब समाज वाले परिवार वाले ताना नहीं मारते कि यार तेरे एक लड़की है, लड़का नहीं है, तेरी संपत्ति कौन लेगा, तेरे पास में पैसा है। मतलब क्या कभी आपके साथ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं समाज वाले कि यार आपके लड़का क्यों नहीं है, आप अपना बुढ़ापे के अंदर क्या सहारा होगा? लेकिन ये लोगों को कम समझ में आता है कि एक्चुअल में बुढ़ापे में सहारा उसकी बेटी ही होती है। मुसीबत टाइम के अंदर बेटे से पहले बेटी आती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपना बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा ये अपने व्यवहार पे भी निर्भर करता है। सही है कि अपन किसको किस तरीके से अपन व्यवहार दे रहे हैं, अपने किसको कितना समझा है, यही हमारा बुढ़ापे का सहारा है। बेटा बेटी ये सारी जो है अपने समाज के अंदर धारणाएं बना रखी है। समय बताता है ये तो कि कौन किसको कितना सहारा दे पाता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप भले तो जग भला। आपने यदि किसी के साथ में बुरा नहीं किया है तो आपके साथ में बुरा हो ही नहीं सकता। और आपने यदि अपना समर्पण नहीं दिया है तो फिर चाहे बेटा हो या बेटी हो, ये प्रारब्ध है, कर्मा है, इन कर्मों का हिसाब यहीं पे होता है। तो सर हमारे ऑडियंस का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है
कि सर गौरव सिंह गणेरा के पास में गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, यूट्यूब से कितनी कमाई करते हैं वो, यूट्यूब से उनके कितने पैसे आते हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि यार गौरव सिंह गणेरा जो आज मेहनत कर रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, लेकिन वो यूट्यूब से कमाई कर रहा है। ये मतलब अगर यूट्यूब से अपन देखें ना, कोई भी यदि मेरे चैनल का जो लेवल है उस लेवल पे कोई टीचर काम कर रहा है और बढ़िया वैकेंसी का दौर आया हुआ है, मान लो व्यूज बढ़िया आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, एड्स भी चल रही है, व्यवस्थित तरीके से लगा रखी है, तो 50,000 से 1 लाख के बीच में रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। यदि वो अकेला आदमी है तो सरकारी नौकरी से आगे उसमें चला जाएगा, मान लीजिए। लेकिन उसके साथ में पूरी टीम काम कर रही है, जैसे कि मैं एज ए जीजीडी पूरी टीम काम कर रहा हूँ, तो 50 लोगों का खर्चा होता है, कई सारी चीजें होती है, तो उसमें वो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। सही है। उसमें यदि लाख रुपया भी आ रहा है तो कोई काम ही नहीं आता, क्योंकि खर्चा ही महीने का 5-7 लाख रुपए का हो जाता है। और उसके लिए फिर मेरी क्लासेस चल रही भी इसलिए क्योंकि हम किताबों पे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो वहां से भी रेवेन्यू आता है, कई सारी चीजें सोर्सेज है, तो उन सब से आता है। तो इसलिए क्या है कि वो मेंटेन होती है चीजें, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे काम नहीं किया जा सकता। या लोग बोलेंगे कि ये सारी चीजें यूट्यूब से हो रही है, नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी मेहनत लगती है। सिर्फ यूट्यूब से यदि मुझे अकेले को चलाना होता तो काफी है, सही है, तो काफी चीजें एक आदमी के लिए इतना काफी है, लेकिन इतनी सारी चीजें मैनेज होनी चाहिए उसके साथ में। हमने जीजीडी फैक्ट्स दे रखे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, निःशुल्क है सारी, हमने क्लासेस सारी चलती है निःशुल्क, हमने 1 मिनट शो चला रखे हैं, सारे की सारी चीजें हमने वेबसाइट पे चीजें उनको दे रखी है, फ्री क्लासेस सब है ही है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज नाम मात्र के शुल्क में दे रखी है, उसके पीछे लाखों रुपए सर्वर मेंटेनेंस का खर्चा आता है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस के बावजूद हमने नाम मात्र के रूप में, सेवा के रूप में चला रखी है चीजें। तो सिर्फ यूट्यूब की कमाई से वो नहीं हो सकता। लगभग कमाई आप मान लीजिए कि बहुत बढ़िया तगड़ी, मतलब आप लोगों के मतलब वैकेंसी का दौर है तो लाख रुपया भी आ सकता है, और नहीं है तो 50,000 भी आ जाए, 20,000 भी आ जाए। सही। तो क्या सर लिखते समय कभी ऐसा हुआ है कि पूरी रात आप सोए नहीं? मतलब एक बार जिस चीज को अगर आप लिखने पे बैठ गए ना, फिर आपको मतलब टाइम नहीं दिखता कि यार आज की रात की बात 2 बजी है या 4 बजी है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है? लिखने के मामले में तो अक्सर ऐसा होता है। सबसे पहले जब मैंने 1 लाइनर निकाली थी, उस 1 लाइनर से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वो 1 लाइनर मतलब सिर्फ नाम की 1 लाइनर थी, उसके अंदर कंसेप्ट पूरा था। उस समय मैंने जो वो किताब निकाली थी, वो किताब मतलब मार्केट में या तो बहुत बड़े बड़े कोई ग्रंथ थे या बिल्कुल शॉर्ट किताब थी, बीच का कुछ भी मटेरियल नहीं था। तो वो मैंने, मेरे पास में जितनी किताबें निकाली हुई उसका सबका रॉ मटेरियल, मेरे हाथ से लिखी हुई सारी चीजें आज भी पूरी पुस्तकालय भरा पड़ा है। तो वो जो किताब निकाली थी ना, उसमें मैंने रात दिन कुछ नहीं देखा, कई बार 2-2, 3-3 बज जाते थे, सुबह उठ के वापस लिखने बैठ गए। मतलब जुनून यही चीज। तो कई रातें काली हुई है, एक नहीं कई सारी रातें काली हुई, आज भी करते हैं। आज भी जब कोई प्रोजेक्ट ले लेते कि हाँ ये टेबल पे प्रोजेक्ट आ गया, तो कहाँ रात हो रही है कहाँ दिन हो रही है उसका कोई मतलब नहीं रहता। जीजीडी से पढ़कर अब तक कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं? आंकड़ा याद है आपको? आंकड़ा इसका फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मतलब मेरी ये सोच है कि अपन ने पढ़ाया है, बच्चों ने सिलेक्शन लिया, अब तकरीबन राजस्थान के जितने बच्चे पढ़ते हो, तो मैं क्या प्रथम प्रश्न पत्र करवाता हूँ किसी भी वैकेंसी का, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, ग्रेड 3 हो गई, चतुर्थ श्रेणी हो गई या कोई भी, तो जितने राजस्थान के विद्यार्थी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी मुहिम से जीजीडी से जुड़े हुए रहते हैं। या टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे, या क्लासेस से जुड़ेंगे, या बुक से जुड़ेंगे, या 1 मिनट शो से, जीजीडी फैक्ट से, किसी भी तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। और लगभग सिलेक्शन लिए हुए, या आप कहीं भी किसी विद्यालय में जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ हमने सर की क्लासेस ली थी या ये है। अब इसमें एग्जैक्ट आंकड़ा हजारों की संख्या में है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आ सकता। कारण क्या है? क्योंकि हम ये नंबर ही प्रोवाइड नहीं कराते। बाकी जगह ये चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ तो आप अपना नाम, अपना गांव का नाम, डिटेल और फोटो हमारे साथ में साझा करें, हम ये बताएंगे। हम ये चीज करते ही नहीं। हमारा काम है पढ़ा दिया, उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, बस। मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ जब मैं कभी मुझे मिलो या आप लोग आ जाओ कभी मिलने, तो मेरी गुरु दक्षिणा सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा है, वो जरूर ले आना। मैं मिठाई का शौकीन आदमी हूँ, बस। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सर कोई एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो सिलेक्टेड हो गया आपके पास में आता है विद फैमिली, या आपको कॉल करके बताता है कि यार मैं उस स्टेज में था, आपकी क्लास से देखने के बाद में यहाँ सिलेक्शन हुआ, कोई एक ऐसी? काफी सारे बच्चे हैं। अब जैसे कि मैं ज्यादातर, मुझे फ्री टाइम मिल पाता है जब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ, तब आप मेरे ज्यादातर वीडियो देखते होंगे तो गाड़ी के या वो होते हैं। तो उसके पीछे कारण ही है कि समय भी वही मिल पाता है कि हाँ अब ये थोड़ा सा टाइम है तो इंजन स्टार्ट है गाड़ी का, 2
5 मिनट चला नहीं सकते, खड़ी रखनी पड़ेगी, तो ये काम कर लिया जाए। तो वहां पे कई सारे बच्चों का ये मतलब आते ही मैसेज आते हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ स्टूडेंट मिलते ही है। अभी मैं जैसलमेर गया था, तब रास्ते में एक कॉल आया था मेरे पास, जो पहले नरसा के पास आया, फिर उन्होंने मेरे से बात करवाई थी। वो सिरोही में ही पोस्टेड है, स्कूल व्याख्याता लगे हैं शायद, वागड़ के क्षेत्र से, डूंगरपुर से हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं बताई, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे सही ढंग से। उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है चैनल पे, बात करते हुए का। तो ऐसी कई सारी मतलब भावनाएं आती है मेरे पास में। अभी एक बच्ची आई थी पशु परिचर में सिलेक्शन लेके मेरे स्कूल में आ गई मिलने। अच्छा। सीकर की एक बच्ची, छोटी सी बच्ची है, तो देख के लगेगा नहीं कि सिलेक्शन मतलब ले लिया होगा या ऐसा। वो आई और फिर वो अपनी भावनाएं बता रही, वो भी किसी से वाया पूछ के आई कि सर की पोस्टिंग यहाँ है, वहां पे मिलने आ गई, क्योंकि पास में कहीं पोस्टिंग मिली थी। तो फिर वो आई और मतलब वो जो कहना चाह रही थी वो भी कह नहीं पाई। मैंने कहा आपके जो आप कहना चाहते हो उसका एक वीडियो बना लेते हैं अपन, ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे। तो वो जब कहने लगी तो वो 3 बार वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। तो भावना ये होती है बच्चों की, जब वो मिलते हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो सर, राजस्थान के अंदर बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां हैं जो इस फील्ड के अंदर काम कर रही है। आपने एडी डिजिटल मीडिया कंपनी को ही क्यों चूज किया? डेडिकेशन, वर्क एफिशिएंसी, और मतलब कई चीजें ऐसी होती है कि किसी को कुछ तो बताना पड़ता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो ऐसे होनी चाहिए। और अपने यहाँ पे मतलब ये है कि जुड़ाव एक हो गया है, मतलब उन्हें पता है कि क्या कैसे करना है। कई सारी चीजें नहीं बताने के बाद भी वो चीजें हो जाती है और काफी अच्छा है। मैं तो अपनी मतलब एज अ पार्टनरशिप फर्म समझता हूँ। सही है। तो जितना रेवेन्यू बने आधा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ही सपोर्ट है इससे पूरा। वही चीज है, आप छोटे भाई हो, बढ़िया तरक्की करो। तो दोस्तों, ये थी गौरव सिंह गणेराव की कहानी, जो शायद आपको पहले कभी सुनने में नहीं मिली होगी। सर की सादगी और शिक्षा के प्रति उनका जुनून वाकई में सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई है तो इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के साथ में शेयर करें जो एक्चुअल में अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही इंस्पायरिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे अपने टॉक्स को फॉलो करें। और मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने कम टाइम के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे ऑडियंस को सीखने को मिली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बातें हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको भी कि विचारों को एक्सप्रेस करने का अवसर दिया। और विद्यार्थियों को अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, तुमसे एक दिन ये पूछा जाएगा कि कैसे किया, तुम मुस्कुरा के जवाब दे देना कि हर रोज हारा हूँ एक दिन को जीने के लिए। बस मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ में। बढ़िया तरीके से पढ़ें, बढ़िया मस्त रहें, अपने जीवन को एंजॉय करें और सफलता के झंडे गाड़ें।